तो जाना आपने, ये तो बात हुई बागवानी क्षेत्र की, किस तरीके से जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन होता है और कितना लाभ देखिए इसके ज़रिए एक किसान को मिल सकता है। लेकिन जब लाभ बढ़ाने की हम बात करते हैं या आय को दोगुना करने की हम बात करते हैं, इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो हमारी उपज है उसमें भी वृद्धि हो सके। और उसके लिए जो मधुमक्खी पालन है ये भी एक ना सिर्फ महत्वपूर्ण है काफ़ी, बल्कि एक जो अहम भूमिका है वो हम इसकी देख सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर बलराज आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर वर्तमान स्थिति की भी अगर हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे देश में हम मान सकते हैं मधुमक्खी पालन को लेकर, क्योंकि हाल ही में हमने देखा एक बड़ा रुझान जो है वो नजर आने लगा है किसानों का। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात रखी है मुकुल जी। देखिए, जहाँ तक मधुमक्खी पालन की स्थिति की बात है, पिछले 15-20 साल में देश में इसमें बहुत प्रगति हुई है। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं पिछले वर्ष की, तो लगभग देश में 32 से 35 लाख जो हैं बक्से, जिनको हम बॉक्सेस बोलते हैं, हाइव्स बोलते हैं, वो देश के अंदर जो दो हमारी प्रमुख प्रजातियां हैं, एपिस मेलिफेरा और सिराना इंडिका, जो भारतीय मूल की जो प्रजाति है, उसके जो बक्से हैं वो उपलब्ध हैं। और करीब 2.5 लाख मधुमक्खी पालक आज देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो हैं वो मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं जी। और इसका ये तो पालतू की बात है। और जो शहद का उत्पादन है, शहद को हम प्राथमिक वो नहीं मानते, जो प्राथमिक जो प्राइमरी जो इसका काम है, प्राथमिक जो कार्य है वो है पॉलिनेशन, परागण, फसलों में कि किस प्रकार से परागण हो और उपज बढ़े या उनकी गुणवत्ता भी अर्जित हो, इस विषय पर ज्यादा ध्यान देते हैं। फिर मधु की बात करते हैं जब शहद की, तो लगभग हमारे देश में गत वर्ष जो है 1,20,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है और उसमें से लगभग हम 50 से 60% जो है निर्यात करते हैं, और जिससे देश को लगभग 760 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जो है अर्जित हुई है। और इसके अतिरिक्त जो ये पालतू प्रजातियां हैं, इसके अतिरिक्त भी अलग अलग क्षेत्रों में दूसरी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको कि आजकल जो हमारे किसान हैं या मधुमक्खी पालक हैं वो अपना रहे हैं अलग अलग रूप में, जिनकी मैं चर्चा अगले उसमें करूंगा। और मैं यही कह सकता हूं कि वर्तमान स्थिति काफी सुदृढ़ है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं राज्य सरकारों की मार्फत, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो लॉकडाउन पीरियड था उसके दौरान जब ये आत्मनिर्भर भारत की विभिन्न योजनाओं की घोषणा हुई, तो उसके अंतर्गत जो है ना मधुमक्खी पालन को भी एक विशेष जो है ना वो दिया गया है, एक फंड्स का अलोकेशन किया गया है। तो इस प्रकार से ये विषय भी आज देश के अंदर काफी प्रगति पर है। और जैसी आपने चर्चा की कि जब हम फसलों की नहीं, खास करके बागवानी की बात करते हैं, तो दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है और दोनों की आत्मनिर्भरता एक दूसरे के ऊपर है। चलिए, बिल्कुल। और देखिए, जैसा आपने कहा कि आत्मनिर्भरता जो है एक दूसरे के पूरक हम इनको मान सकते हैं, काफ़ी है, और इसके जरिए किसानों को जो लाभ है मिल सकता है और मुनाफे की जो मिठास हम कह सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इस बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घावधि ऋण सुविधा देता है, जिसके तहत किसान कृषि से संबंधित कार्यों और लघु उद्योग जैसे मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं। वैसे भी मधुमक्खी पालन कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो एपिस सेरेना इंडिका व एपिस मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ी के बक्सों में पाल सकते हैं। देसी मधुमक्खी साल भर में औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार और इटालियन मधुमक्खी 50 किलोग्राम तक शहद उत्पादन करती है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार नित नए आयाम गढ़ रही है। इन्हीं सकारात्मक प्रयासों के बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने मधुमक्खी पालन को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 500 करोड़ की राशि का आवंटन किया है। इसी बीच ये भी हर्ष की बात है कि भारत विश्व में शहद के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल हो गया है।
शहद के निर्यात में भी 265% की वृद्धि दर्ज की गई है। मधुमक्खी पालन को और बेहतर करने के लिए देश भर में करीब 30 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रशिक्षक आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए इन्हें वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। तो जाना आपने किस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ अब हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं, और उसमें फिर चाहे बागवानी की हम बात करें या मधुमक्खी पालन की बात करें, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है जिस पर लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर मीना, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जो 6 प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में हमें बताया, लेकिन क्षेत्रवार अगर देखें, खासतौर से मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर किसान चाहता यही है कि ज़्यादा आमदनी उनको मिल सके, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ जो नई नई जानकारी है वो किसानों तक पहुँचे, लेकिन क्या जो तकनीकी विकास की जब हम बात करते हैं तो अब किस तरीके से आगे इसमें हम बढ़ रहे हैं बागवानी क्षेत्र की अगर बात करें तो? बागवानी जैसे मैदानी क्षेत्रों की हम बात करते हैं जी, या कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर की अगर बात करते हैं, तो एक तो हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है जो पूरे देश में अभियान चलाता है बागवानी के विकास के लिए जी। और जैसा डॉक्टर बलराज सिंह जी ने भी कहा, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के केंद्र सरकार की योजनाएं संचालित होती हैं। तो राज्यों के बागवानी विभाग, हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके बागवानी के जो इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पर भी बागवानी की एक यूनिट होती है जी। इसके अलावा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ भी तो कुल मिला के हमारा जो अनुसंधान का कार्यक्रम चलता है संस्थानों के माध्यम से, स्टडी या एक्सटेंशन का कार्यक्रम जो चलता है हमारा यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, केवीकेज जो फार्मर्स का एक तरीके से हम स्कूल कह सकते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से। कहने का मतलब ये सभी जो हमारे विभाग या संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब मिलजुल करके किसानों की मदद करते हैं। यानी अलग अलग माध्यम हम मान सकते हैं जो कि किसानों के लिए हैं। और देखिए, किसान हमारे इस कार्यक्रम में भी जुड़ते हैं। फिलहाल भानु प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं मऊ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं भानु प्रताप जी? सर, मैं इंडिका जो मधुमक्खी वैरायटी है जी, प्रजाति, उसको अपने यहाँ पालन करना चाहता हूँ, और उसका बच्चा और मधुमक्खी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? चलिए, बिल्कुल। भानु प्रताप जी, डॉक्टर बलराज जानना चाह रहे हैं एपिस मेलिफेरा के बारे में, इसकी चाहते हैं और कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? बिल्कुल, देखिए भानु प्रताप जी, हमारे जो अखिल भारतीय जो परियोजना है मधुमक्खी पालन और परागण में सहायक अन्य कीट, वो ICAR द्वारा संचालित होती है जी। और उसके केंद्र जो हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में। आप मऊ से हैं तो उत्तर प्रदेश में एक तो हमारा बांदा के अंदर केंद्र है जो बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, और दूसरा उत्तर प्रदेश से लगता हुआ राज्य उत्तराखंड, उसके अंदर पंतनगर जो पुराना कृषि विश्वविद्यालय है उसके अंदर भी केंद्र है। पहले आपको इस विषय में या तो कृषि विज्ञान केंद्रों से या ये जो हमारे जो 2 केंद्र हैं अखिल भारतीय परियोजना के, इनके तहत अलग अलग समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है 5 से 7 दिन का। आप वो प्रशिक्षण जरूर लें, और उसके बाद आप अपने क्षेत्र में, आप मऊ से आते हैं तो निश्चित रूप से आप जो इटालियन बी है एपिस मेलिफेरा, उसका पालन कर सकते हैं, और उसके विषय में प्रशिक्षण में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जी कि कितने लगभग 10 बक्से से या 12 बक्से से आप जो है उसकी शुरुआत करेंगे, और उसका जो आपको जो जेनेटिक स्टॉक है, जो प्रजनक जो उसकी मादाएं मिलेंगी, जो आपको क्वींस मिलेंगी, वो कहां से मिलेंगी। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप पूरा प्रशिक्षण लेंगे तो निश्चित रूप से आप इस धंधे को, इस मधुमक्खी पालन के विषय को आगे बढ़ा पाएंगे। बाकी आपके क्षेत्र के लिए जो है वो महत्वपूर्ण प्रजाति एपिस मेलिफेरा, जिसको हम इटालियन बी बोलते हैं। चलिए, बिल्कुल। देखिए, जो जैसा कि भानु प्रताप जी यहाँ पर सोच रहे थे कि इसका वो पालन करना चाहते हैं, तो सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, और जो माध्यम है अलग अलग वो डॉक्टर बलराज ने आपको सुझाव दिए हैं। आप भी वहाँ पर जाकर और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुना नहीं क्या?
केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारे बागवानी क्षेत्र से संबंधित जो सरकारी योजना है, कैसे उनका लाभ आप ले सकते हैं और अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं मधुमक्खी पालन को करके। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल हमारे साथ दलपत सिंह जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत दलपत सिंह जी आपका। रतलाम मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हेलो सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ग्राम माधोपुर, तहसील आलोट, जिला रतलाम से दलपत सिंह गुजर बात कर रहा हूं। सर जी नमस्कार। जी सवाल पूछ सकते हैं आप दलपत जी। मैं ये बागवानी के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि छोटे किसान को सरकार क्या सेफ्टी देती है जी, इसके बारे में थोड़ा सा ट्रांसलेशन करके विस्तार पूर्वक जानकारी बताने की कृपा करें। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर मीना क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? छोटे किसानों को और बड़े किसान, वैसे सुविधाएं सभी के लिए हैं। छोटे किसानों को प्रशिक्षण, जैसे मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर साहब ने भी कहा, बलराज सिंह जी ने, जैसे बी कीपिंग के लिए, उसी तरीके से बागवानी का कोई भी व्यवसाय आप चालू करना चाहें, कोई अच्छा बागान लगाना चाहें वैज्ञानिक तरीके से, या कोई पौधशाला अपनी विकसित करना चाहें जिससे कम क्षेत्र आपके पास है, उन्नत जाति के पौधे जो ग्राफ्टिंग, बडिंग या लेयरिंग, कटिंग उससे तैयार होते हैं, बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। 1-2 बीघा जमीन भी है तो पौधशाला प्रबंधन पर। इसके अलावा आप अगर पौधे, जमीन आपके पास ठीक है, बागान लगाना चाहें, उसके लिए सबसे पहले तो प्रशिक्षण आप ले लें और बागवानी अधिकारी जो निकटतम है उनसे संपर्क कर लें। तो आपको कृषि विज्ञान केंद्र में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, या कोई संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का होगा उसमें। इसके अलावा आत्मा परियोजना है केंद्र सरकार की, सभी राज्यों के जो ग्रामीण जिले हैं उनमें चलती है। उनके माध्यम से प्रशिक्षण लेकर के आपके पास कितनी जमीन है, क्या संसाधन है और कौन सा धंधा आपके लिए बढ़िया रहेगा बागवानी का जी, तो आप बागान लगा सकते हैं, सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और आजकल जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, डॉक्टर बलराज सिंह जो हैं, वो उस परियोजना के इंडो इजराइल जो प्रोजेक्ट था, बहुत पहले उसके मतलब मुखिया रह चुके हैं जी। बिल्कुल। तो कम से कम क्षेत्रफल से अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जी, फूल ये अगर पैदा करने हैं तो हाईटेक हॉर्टिकल्चर में, जिसमें ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं जिनमें आप विपरीत परिस्थितियों में जी, जब मौसम नागवार हो, खुले में आप पैदा नहीं कर सकते, अगेती फसलें ले सकते हैं, स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं और एक पौधे से जहां आपको 4-5 किलो फल या सब्जी मिल रही है उसकी जगह उसका कई गुना आप ज्यादा ले सकते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण ले लीजिए और बहुत कम जगह है तो जो पौधशाला है उससे भी बहुत अच्छी आमदनी की जा सकती है। यानी विकल्प हमारे पास जी है, सिर्फ आपको एक और दूसरे लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार भी दे सकते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण आज के समय में रोजगार सृजन की अगर हम बात करते हैं तो। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं मालेगांव महाराष्ट्र से। ललित जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो ललित जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, मालेगांव में प्रशिक्षण कहाँ पे मिलेगा? मधुमक्खी पालन के लिए आप जानना चाह रहे हैं? मालेगांव में प्रशिक्षण कहाँ पे मिलेगा? जी बिल्कुल, मधुमक्खी पालन के लिए जानना चाह रहे हैं डॉक्टर बलराज के मालेगांव महाराष्ट्र की अगर हम बात करें। देखिए, मालेगांव की अगर बात करें तो एक तो राहुरी
महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय है राहुरी के अंदर, ये शिरडी के पास पड़ता है। वहाँ कृषि विश्वविद्यालय में सुविधाएं हैं मधुमक्खी पालन के ऊपर। दूसरा, बारामती जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर हमारी परियोजना चलती है अखिल भारतीय मधुमक्खी पालन की, उस पर भी वो लगातार प्रशिक्षण आयोजित करते हैं जी। और दूसरे भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, चाहे कोंकण है। अब मुझे ये नहीं पता कि मालेगांव कौन से जिले के नजदीक पड़ता है, तो राहुरी से आप ले सकते हैं, बारामती से आप ले सकते हैं। पुणे के अंदर जो कृषि महाविद्यालय है उससे भी प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है, जानकारी ली जा सकती है। और वहां पर आप जाकर के जब प्रशिक्षण लेंगे, जानकारी लेंगे, तो आपको ये भी पता लगेगा कि उस क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के मालेगांव क्षेत्र के लिए मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति जो है वो कारगर है, ज्यादा सार्थक रहेगी पालने के लिए। मेलिफेरा या जो हमारी खुद की देश की है सिराना इंडिका, तो उसका चुनाव उसके बाद ही करें। लेकिन मैं पहले भी बताया था, इस चीज के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, प्रशिक्षण देखिए काफ़ी अहम है। लेकिन डॉक्टर बलराज, अगर देखा जाए तो जैसा कि अभी डॉक्टर मीणा यहाँ जिक्र कर रहे थे कि इसको, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ना सिर्फ आपको मुनाफा मिलेगा बल्कि आप दूसरे को भी मुनाफा दे सकते हैं, यानी रोजगार सृजन की अगर खासतौर से बात कर ली जाए, उस नज़रिए से भी काफ़ी अहम हमारे ये क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मधुमक्खी पालन की बात करें तो देखिए, पश्चिम के देशों में या अमेरिका या और दूसरे विकसित जो देश हैं आज जी, वहां पे मधुमक्खी पालन जो है एक सेवा क्षेत्र के रूप में अपनाया गया है कि वो किसानों को किस चीज की सेवा देता है, फसलों में सक्षम रूप से परागण हो उस रूप में, और उसमें जो है किसान परागण की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गुजारिश करता है कंपनियों से, और इस प्रकार से वो कंपनी जो है जिस तरीके से हम एफपीओ बना रहे हैं या सेवा केंद्र हम यहाँ पे विकसित कर रहे हैं जी, तो इस रूप में हिंदुस्तान में भी आज जो आधुनिक कृषि है उसके अंदर हमारे युवा आगे आ सकते हैं। और मधुमक्खी पालन को एक सिर्फ इस नजरिए से नहीं कि भाई शहद उत्पादन तो सेकेंडरी प्रोडक्ट होगा, हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो प्राथमिक जो आवश्यकता है वो परागण की है। तो जब बागवानी फसलों की बात करते हैं तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार से उसको जब अपनाएंगे तो आगे भविष्य में जब आधुनिक कृषि होगी तो उसमें भी हमारे युवा जो इस प्रकार से सेवा क्षेत्र में जब आएंगे तो उनको रोजगार सृजन होगा। और वो परागण के अंदर, जैसे अब सेब के बगीचे हैं या अनार के बगीचे हैं या और दूसरे बगीचे हैं, उनके अंदर बहुत सारे हमारे मधुमक्खियों की जरूरत पड़ती है एफिशिएंट पॉलिनेशन के लिए, सक्षम रूप से परागण के लिए। अगर परागणकर्ताओं की कमी रहती है तो उनकी उपज में और गुणवत्ता में दोनों में गिरावट आती है जी, काफी प्रभावित हो सकते हैं। और ये चीज अब आगे बढ़ रही है, दोनों का योगदान है। जितना पॉलिनेटर्स का है, परागणकर्ता का है, चाहे वो मधुमक्खी हो या दूसरे परागणकर्ता हो, इसी प्रकार से बागवानी के अंदर पॉलिनाइजर्स का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोनों की आवश्यकता है। और दूसरा, फिर जब आप इस तरीके का मधुमक्खी पालन करेंगे, शहद का उत्पादन होगा, इसके अतिरिक्त दूसरे प्रोडक्ट्स और आएंगे, रॉयल जेली है या विश है या जो है ना आपका जो है और भी मोम का उत्पादन होता है, जितने उत्पाद हमें मिल सकते हैं, उसमें भी आप उसकी कोई छोटा मोटा प्रसंस्करण, उसका डिब्बाबंदी, उसका ब्रांडिंग वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेवा क्षेत्र प्लस जो उत्पाद होंगे, शहद और दूसरे उत्पाद, उनके लिए हमारे युवा उसका बहुत सारी जो है ना उसमें रोजगार सृजन की जो है ना संभावनाएं हैं। मुख्य रूप से जो है जो हमारा वो है भाई, इससे फसलों की उपज वो बढ़ेगी। और खास करके जो फसलें हैं हमारी मुकुल जी, वो दो प्रकार की हैं ज्यादातर, एक तो स्वपरागित और एक परपरागित। तो परपरागित फसलों का तो काम नहीं चल सकता परागणकर्ताओं के बगैर, जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स नहीं हो, मधुमक्खियां नहीं हो, जिनका आज खेती के अंदर लगभग परागण की अगर बात करें तो 70 से 75% योगदान अकेला मधुमक्खियों का है। और 20 से 25% के अंदर दूसरे जो परागण करता है, मुख्य स्रोत मधुमक्खी को हम मान सकते हैं, तो उनका योगदान है। और जो स्वपरागित फसलें हैं, टमाटर वगैरह अगर उसको ग्रीन हाउस में उगाते हैं, उसमें भी एडिड पॉलिनेशन की जरूरत है। बिल्कुल। और किसान जो है वो भी इस बात को समझने लगे हैं कि कितना जरूरी है मधुमक्खी पालन क्षेत्र, लेकिन कैसे और आप इसको लाभकारी बना सकते हैं, इस बारे में आपको बता रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं?
हेलो रुद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? दतिया मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इनका जो सवाल है उसको शामिल कर सकें। रुद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क फिलहाल हमारा रुद्र जी के साथ यहाँ नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बातचीत हमारी हो सके। जो लगातार दर्शकों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ जल्दी से जल्दी दे सकें। फिलहाल यहाँ डॉक्टर मीणा, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, अभी डॉक्टर बलराज ने जैसे कहा कि खासतौर से युवाओं की अगर हम बात करते हैं, बागवानी क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं कि न सिर्फ युवाओं ने अपना विश्वास जो है वो पूरी तरीके से जताया है, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि पहले परंपरागत खेती करते थे लेकिन बागवानी क्षेत्र में आकर या सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर एक पूरा नया आयाम जो है हम मान सकते हैं, आधुनिक खेती का उदाहरण जो है अब खासतौर से नजर आने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे नर्सरी प्रबंधन की, जी एक और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी, ये भी एक बागवानी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आपने कई बार देखा होगा जब मौसम अच्छा होता है, फसल का जी ज़्यादा उत्पादन होता है, तो जो हमारे फल और सब्जी पेरिसेबल होते हैं, बिल्कुल, उनमें जैसे टमाटर है या दूसरी सब्जियां हैं जी, वो बाजार में उनका दाम अच्छा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए या उसको काम में लेते हुए आप अगर प्रशिक्षित हैं तो प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा, बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं। ये सब हमारे जो बागवानी के उत्पाद हैं, फल सब्जियां, उन्हीं के माध्यम से बनाते हैं। या जैसे ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग के लिए हम करते हैं, अच्छी सी ग्रेडिंग करके आकर्षक पैकेजिंग के साथ हम अगर बाजार में कोई भी बागवानी का उत्पाद भेजते हैं तो निश्चित तौर पर उसके दाम अच्छे मिलते हैं। और जो छटे हुए फल या सब्जी या थोड़े बहुत डैमेज हो गए, उनको आप परिरक्षित करके, प्रोसेसिंग करके, वैल्यू एडिशन करके आप उनके उत्पाद बना के अगर बेचते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कोल्ड चेन डेवलपमेंट या रेफ्रिजरेटेड बैन, ये हमारे जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जी बिल्कुल 1 लाख करोड़ का जो घोषणा की थी, ये भी कोविड के दौरान में जी, उसके माध्यम से भी इन चीजों को बहुत बढ़ावा दिया गया है, जिससे आप किसान के खेत से लेकर के कंज्यूमर की टेबल तक सुरक्षित तरीके से फल सब्जी इन उत्पादों को पहुंचा सकें। वरना क्या होता है, करीब करीब 30-35% तक ये हमारे जो पेरिसेबल फल सब्जी और फूल हैं ये नष्ट हो जाते हैं। और अब तो और भी कम समय में ये जो उत्पाद हैं पहुंचने लगे हैं, फिर चाहे रेल मार्ग या हवाई मार्ग की हम बात करें तो कोशिश यही देखिए सरकार द्वारा की जा रही है कि जो किसान है उनका चौतरफा फायदा हो सके, जो लाभ है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके, साथ ही लागत को कम किया जा सके। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कैसे मधुमक्खी पालन के जरिए आप आमदनी कमा सकते हैं, और इसके साथ साथ बागवानी क्षेत्र की अगर बात की जाए वहाँ कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं राम गोपाल जी? हेलो जी जी राम गोपाल जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी नमस्कार राम गोपाल जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। सर, मुझे मधुमक्खी पालन मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रशिक्षण मिल सकता है? एक तो ये प्रश्न था। दूसरा, क्या कोरियर से पूसा संस्थान के बीज मंगाए जा सकते हैं क्या? हाँ, देखिए दो चीजें पूछी हैं आपने। एक तो मधुमक्खी पालन, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से थे? शिवपुरी। शिवपुरी में अगर बात करें तो हमारा जो मध्य प्रदेश में तो अखिल भारतीय परियोजना का भी केंद्र नहीं है, लेकिन अभी एक सेंटर IDBC का कृषि मंत्रालय के तहत वहाँ पे बनाया गया है, जो है कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर। और दूसरा जो बांदा कृषि विश्वविद्यालय है वो आपके नज़दीक पड़ता है, वो उत्तर प्रदेश में आपका बुंदेलखंड में आता है। तो निश्चित रूप से आप बांदा में जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, या जो कृषि विश्वविद्यालय है आपका ग्वालियर के अंदर, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्वालियर आपके नज़दीक है, या आपका नज़दीक का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। और जहाँ तक पूसा के बीजों को कोरियर से मंगाने की या डाक से मंगाने की बात है, निश्चित पूसा अलग अलग प्रकार के बीजों को कोरियर या डाक विभाग द्वारा भेजता है किसान के पते के ऊपर, उसकी आवश्यकता के अनुसार। जी बिल्कुल। देखिए, जो हम कह सकते हैं सुविधाएं जो हैं वो किसानों के लिए हैं, और उसका लाभ भी हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो ले पाते हैं। साथ ही हम डॉक्टर मीना आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने शुरुआत में बताया कि जो अगर अलग अलग योजनाओं को देखते हैं, इसी में नेशनल बैम्बू मिशन की अगर खास तौर से बात की जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं बागवानी से जुड़ा हुआ ये, और कितना एक तरीके से यहाँ भी नया रुझान जो है वो नज़र आया। कितनी संभावना यहाँ पर और क्या कुछ योजनाएं इसमें? जी हाँ, बैम्बू मिशन की अगर हम बात करते हैं तो विगत वर्षों में सरकार ने भी काफ़ी इस पर फोकस किया है जी। और देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में नेशनल बैम्बू मिशन के नाम से योजना संचालित की जा रही है। और एक और बड़ा बदलाव किया कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो बैम्बू पहले प्लांट्स में काउंट होता था, यानी पौधा माना जाता था बड़ा, उसको ग्रास करके कर दिया, जिससे कहीं भी आप बांस की कटाई करते हैं, बेचने ले जाते हैं, तो जो वन विभाग के कानून है, जैसे आप पौधे ग्रीन पौधे काट के कहीं ले जाते हैं तो एक क्राइम होता है एक तरीके से, कई तरह की धाराएं आपके खिलाफ लगती हैं। तो इसको उस श्रेणी से निकाल के घास वाली श्रेणी में डाला गया, जिससे जो भी बैम्बू आप अपने खेत पर या अपने घर के आसपास कहीं भी उसकी खेती करते हैं, कटाई के बाद आप आसानी से ले जा सकते हैं, बेच सकते हैं। तो एक तो ये बदलाव किया, और इसमें भी प्रशिक्षण और इसके जो पौधे हैं उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजना के तहत काफी मदद है, प्रशिक्षण की काफी अच्छी मदद है, और इसके प्रोडक्ट बहुत बनते हैं बैम्बू के जी, कई उत्पाद। और अगर देखा जाए तो रोजगार सृजन जो है काफी इस क्षेत्र में है। बागवानी को भी अगर हम पूरा देखते हैं, लेकिन आवश्यकता इस क्षेत्र में और सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की। यहाँ हम भी आगे बढ़ते हैं, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी नरेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जानना चाह रहे थे कि रेशम कीट के बारे में, उसका परीक्षण कहाँ से लिया जाए?
चलिए, रेशम कीट के बारे में हालांकि ये जानकारी ले रहे हैं आज खासतौर से जी। कहाँ से लाया जाए? देखिए, रेशम कीट के पालन की जहां तक बात है, हमारा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है पूसा बिहार के अंदर, उसमें आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में, उससे जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ICAR का जो इंस्टीट्यूट है वो जो है रांची के अंदर है जी, वहां से भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। और बाकी जो आपके नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र है उससे पूरी जानकारी रेशम कीट पालन के विषय में आप प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर बलराज जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में हम लगातार बात कर रहे थे कैसे ना सिर्फ किसान जो हैं जागरूक हुए हैं उपज को बढ़ाने के लिए, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुणवत्ता जो है माना जाता है काफ़ी अच्छी आती है अगर हम उत्पादों को देखें जो मधुमक्खी पालन के जरिए हमें मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर किस तरह की और चुनौतियाँ क्योंकि किसानों के सामने रहती हैं, वहाँ पर कितनी संभावना है इसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की? बिल्कुल, जैसे मैदानी क्षेत्रों में हमने बताया कि जो एपिस मेलिफेरा इटालियन भी ज़्यादा चलती है जी। इसी प्रकार से जो हमारे कोस्टल रीजन से ईस्ट कोस्ट या पहाड़ी क्षेत्र है, वो तो पूरी राज्य हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, तो वहाँ पे हमारी सिराना इंडिका ज़्यादा चलती है। इसके उनका जो बागवानी फसलें हैं, क्योंकि इन पहाड़ी क्षेत्रों में फल ज़्यादा होते हैं, जैसे सेब की बात है या दूसरी और जो दूसरे फल हैं उनकी खेती होती है, तो ऐसी स्थिति में पियर, पीच, प्लम इनकी खेती होती है। इन सब के अंदर अगर सक्षम रूप से परागण नहीं होता तो उपज और गुणवत्ता दोनों में ह्रास होता है, गिरावट आती है, इसलिए भी ज़्यादा आवश्यकता है। और यहाँ तक कि हमारे जो मधुमक्खी पालक मैदानों में सर्दी के अंदर जो सरसों की खेती होती है या दूसरी फसलें हैं, उसके बाद एपिस मेलिफेरा के जो हमारे बॉक्सेज हैं उनको फिर आगे अप्रैल मई में वो एप्पल ऑर्चार्ड्स में भी लेके जाते हैं, तो माइग्रेटरी रूप में उसका पालन करते हैं। तो एपिस मेलिफेरा तो माइग्रेशन को पसंद करती है, जब भी उससे लगभग साल भर में अगर माइग्रेशन का करते हैं तो 30 से 35 किलो शहद उत्पादन होता है, सक्षम परागण करता है। लेकिन जो सिराना इंडिका है वो स्टेशनरी मोड में ज्यादा अच्छा काम करती है, एक जगह रख दिए बक्से, वो वहीं पे काम करते हैं, तो उसका पालन हमारे किसान भाई पहाड़ी क्षेत्रों में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के राज्यों में हम जो स्टिंगलेस बीज हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी परागण में भी योगदान है और शहद की जो गुणवत्ता और जो उसकी पौष्टिकता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अभी हिमालय क्षेत्र से जो हमारा केंद्र है सोलन में, बागवानी जो कृषि विश्वविद्यालय है, बागवानी विश्वविद्यालय है, उसके अंदर हमारा केंद्र है अखिल भारतीय योजना का, उसमें जैसे ग्रीन हाउस, नेट हाउस, डॉक्टर मीणा ने बात की अभी हाईटेक हॉर्टिकल्चर की, संरक्षित खेती की, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, वहां पे परागण को प्रबंधन में दिक्कत आती है। कई बार टमाटर हो, मिर्च हो, शिमला मिर्च हो, खीरे की, मोनोसियस खीरे की खेती करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो वो जो बम्बल बीज है हमारी, वो टमाटर के अंदर सक्षम परागण करता है, या स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं ग्रीन हाउस में या नेट हाउस में, तो उस पर अनुसंधान कार्य जारी है। तो भविष्य में दूसरी जो प्रजातियां हैं, स्टिंगलेस बीज हैं, बम्बल बीज हैं, कारपेंटर बीज हैं, उनके ऊपर भी अनुसंधान का काम जारी है। तो हिमालय जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें भी मैदानी क्षेत्रों की तरह ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मधुमक्खी पालन। वो बागवानी फसलों की ज्यादा खेती होती है, बीज उत्पादन ज्यादा होता है। अगर हम बात करें कॉलीफ्लावर का, फूल गोभी का, या गांठ गोभी का, या बंद गोभी का, या मूली का, या दूसरी फसलों का, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मधुमक्खियों का। और आने वाले समय में और ज्यादा संभावनाएं जो है वो इसमें नजर हमें आती हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत हेलो किसान में आपका। क्या जानना चाह रहे हैं देवराज जी? मधुमक्खी के बारे में जानकारी चाहते हैं सर। जी, मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं आप? जी सर। चलिए, देखिए डॉक्टर बलराज आप बता रहे थे जागरूकता जो है हर तरफ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में आप यहाँ पर आप जो एपिस मेलिफेरा वो बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है और उसका प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा। तो आपके नजदीक जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है उससे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और वहाँ हमारा केंद्र है। और आपका जो तराई का क्षेत्र लखीमपुर खीरी उसमें आता है, बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रजाति के पालन के लिए। और वहां पर साल भर में फसलों का उत्पादन भी हो सकता है, जमीन भी अच्छी, पानी भी अच्छा है और इसको माइग्रेटरी मोड में आपको करना पड़ेगा। तो आप पहले प्रशिक्षण लें या नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं, लखीमपुर खीरी में आपका होगा, या जो बागवानी का जो विभाग है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। पर आपके सबसे नजदीक जो है वो पंतनगर पड़ता है, तो वहां से प्रशिक्षण लें और वहीं से बाद में अगर आपको जरूरत पड़ेगी जो जेनेटिक स्टॉक है हमारा जो क्वीन का
अच्छा जो प्रजनक जो वो जो क्वीन मिलेंगी वो वहीं से मिल जाएंगी और वहीं से आपको प्रशिक्षण दोनों चीज़ें वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सारी जानकारी जो है आपको मिल सकेगी। साथ ही जो आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय हो वहाँ भी जाकर आपको ये जो जानकारी है मिल सकेगी। लेकिन ये बेहतर कि आप पहले जानकारी लें, प्रशिक्षण लें और फिर इस क्षेत्र में अच्छे से जो अवसर हैं उनको ना सिर्फ लाभ अपना जो है उसमें बढ़ा सकें, बल्कि और भी ज़्यादा जो दूसरे लोग हैं वहाँ भी उनके लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा सकें। यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। शंकर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो सर जी, सवाल। नमस्कार शंकर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हेलो। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार शंकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ आ रही सर, आ रही। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि बागवानी के मामले पहुँच रहा हूँ, मैं बेर के पेड़ लगाना चाहता हूँ। बेर के पेड़ आप लगाना चाह रहे हैं? जी जी। चलिए बिल्कुल। जयपुर से जुड़े हैं डॉक्टर मीना, और किस तरह की संभावना है खास जी तौर हाँ से? बिल्कुल, बेर की खेती के लिए अगर सबसे उपयुक्त माना जाए जी तो राजस्थान राज्य है। और राजस्थान में भी जो मारवाड़ का क्षेत्र है, खासकर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जी वो तो है ही। इसके अलावा जयपुर में भी बहुत अच्छे तरीके से बेर की खेती की जा सकती है जी। और बेर की कई सारी किस्में राजस्थान में उपलब्ध हैं। पौधे बागवानी विभाग भी उपलब्ध कराता है। इसकी किस्में जैसे सेव, गोला, मूंडिया, उमरान, कैथली, कत्था फल, कई तरह की हैं। आजकल थाईलैंड का बेर भी चल रहा है जी, काफी मोटा जो आ जो रहा बड़ा हमें नजर हाँ, आता वो है। किस्म भी भारत में काफी बड़े स्तर पर आ चुकी है जी। इनको जयपुर में ही अपने जो उपनिदेशक बागवानी हैं उनसे संपर्क कर लेना चाहिए जी। तो वो किस्मों का भी इनको ज्ञान मिलेगा, उन्नत जाति के पौधे भी उपलब्ध होंगे जी। और ट्रेनिंग अगर लेना चाहे तो बहुत अच्छे 2 संस्थान है। एक तो काजरी जोधपुर राजस्थान में और एक बीकानेर में है एरिड हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट। वहां पर दोनों जगह ये प्रशिक्षण विशेष अगर लेना चाहें, बाकी तो कृषि विज्ञान केंद्र में
इनको बेर की खेती की संपूर्ण जानकारी भी मिलेगी जी। उन्नत पौधे बागवानी विभाग के लोग उपलब्ध करा देंगे और अच्छे से खेती कर सकते हैं, ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर मीना, लेकिन जो हमारी योजना है इसमें क्या किस तरह की आर्थिक मदद जो है वो किसानों को दी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल अनुदान पे इनको पौधे मिल जाएंगे, मुफ्त में प्रशिक्षण मिल जाएगा जी। और आगे चल के उसको किस तरीके से बढ़ाना, आप बेर के उन्नत पौधे भी तैयार कर सकते हैं, बेर के प्रोसेस करके प्रोडक्ट भी बना सकते हैं जी। और उनमें कीट और व्याधियों का प्रबंधन कैसे करना है, इस सब की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जिससे अच्छी क्वालिटी के बढ़िया बेर ये पैदा कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ तक कि इसके अंदर डॉक्टर साहब जैसा आपको भी संज्ञान में होगा, ड्रिप सिस्टम जी अगर इसमें लगाएं तो उसके ऊपर भी अनुदान है जी। कि अगर कोई बगीचा लगाते हैं बेर का हो या दूसरा बगीचा, तो ड्रिप सिस्टम जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है उसके ऊपर भी प्रशिक्षण वो है, अनुदान जो है ना मिल सकता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पानी की बचत होगी और राजस्थान जैसे राज्य में ये बेहद जरूरी है। हर बूंद पानी को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं जी तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा जी। और तभी हम मान सकते हैं, देखिए जो प्रति बूंद है ना सिर्फ बचत आप करेंगे बल्कि जो लाभ है आपका वो भी बढ़ सकेगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर बलराज आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि ना सिर्फ चाहे हम विशेष आर्थिक पैकेज की बात करें, कृषि अवसंरचना कोष की हम बात करें, एक समावेश जो है या चौतरफा ढंग से कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है कि हर क्षेत्र को मजबूती मिले। मधुमक्खी पालन क्षेत्र में भी आपने जैसा बताया, लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए तो और कितना बदलाव इस क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं? देखिए वर्तमान में जो मैंने मुकुल जी स्थिति बताई कि 32 से 35 लाख जो है ना बक्से या कॉलोनीज अभी उपलब्ध हैं जी, और करीब 2.5 लाख मधुमक्खी पालक हैं। वो पूरे देश की खेती के लिए, अगर मैं कहूं कि देश में खेती कितने क्षेत्र में होती है तो लगभग 139-140 मिलियन हेक्टेयर में खेती है जी। और अगर हम परागण की बात करें, सक्षम परागण की बात करें तो इतने बक्से, इतनी कॉलोनीज नहीं, वो सक्षम नहीं है, उन कम है वो। तो लगभग इसको कई गुना, 4 से 5 गुना इसको बढ़ाने की गुंजाइश यानी है। मांग है लेकिन आपूर्ति नहीं है हमारे बिल्कुल पास। आपूर्ति नहीं है जी। तो दोनों चीजें होंगी जी। जब वो बढ़ेंगी तो सेवा क्षेत्र जैसे, एक तो मैंने कहा जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में परागण प्रबंधन की बात हो, उसमें सेवा क्षेत्र के रूप में हमारे युवा आगे आ सकते हैं जी। पॉलिनेशन मैनेजमेंट की कंपनियां खड़ी कर हमारे सकते हैं। दर्शक भी जो हैं आगे आ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल जल्दी से ले लेते हैं। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं आप रविशंकर जी अपना। मैं ये कह रहा हूँ सर जी। मैं मधुमक्खी पालन जैसे करना चाह रहा था जी। ठीक है सर जी। तो उसके लिए कहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी हमें? चलिए, जालौन उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। जालौन उत्तर प्रदेश से जी। तो आप ये कर सकते हैं कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय में हमारा अखिल भारतीय परियोजना का केंद्र है, आप उसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। जालौन से आप हैं या दूसरे भी कृषि विश्वविद्यालय आपके नजदीक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल मुकुल जी, जैसे आप भी बार बार कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि ये एक इस तरीके का धंधा है, इसके लिए अगर आप इसको करना चाहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, तो आपको प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है जी। शुरू से लेकर आखिर हमें आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लगातार हमें इसी तरह का जो उत्पादन है अलग अलग फसलों का रखना होगा, कैसे करते हैं, कौन सी बीमारियां आने की संभावना है जी, उनको बक्सों को कैसे खोलते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं जी, कितना उनमें माइग्रेशन करना है तो कहाँ कर काफी महत्वपूर्ण ये सारी जानकारी, सारी जानकारी बहुत आवश्यक है। जब पर आपके क्षेत्र में एपिस मेलिफेरा का पालन हो सकता है जालौन के अंदर। चलिए बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मीना, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने बात की यहाँ फूलों की, फल की, लेकिन खासतौर से औषधीय और सुगंधीय पौधों की खासतौर से बात की जाए, क्योंकि वहाँ भी हमने देखा है कि अब किसान जो है उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर क्या फायदा मिल सकता है हमारी योजना? जी हाँ, जैसे अन्य फसलें कवर हो रही हैं बागवानी में, औषधीय और सुगंधी वाले पौधे भी उसमें कवर होते हैं। कोरोना कालखंड में तो और ज्यादा हमने देखा कि जी हाँ, सबका रुझान हुआ है। और जो अगर कम से कम जमीन से ज्यादा मुनाफा लेना है तो इसकी भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सलाह देते रहे समय समय से जी। उसमें भी आपको प्रशिक्षण की सुविधा है, उन्नत पौधे उपलब्ध कराने की सुविधा है, जो यानी अन्य परंपरागत फसलों पर बागवानी में जो सुविधाएं हैं वो किसानों के लिए है। प्रशिक्षण की व्यवस्था जी भी इसमें है, और प्रशिक्षण का मैंने कई बार दोहराया, कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की एक तरीके से पाठशाला है। हर जिले में विशेष विषय विशेष पर लेना है प्रशिक्षण, तो कई सारे हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, सेंटर हैं,
और एक लखनऊ में भी सीमैप करके है, आनंद में गुजरात में एक बहुत अच्छा संस्थान है जो दवा और सुगंधी वाले पौधों पर प्रशिक्षण देते हैं। इस तरीके से प्रशिक्षण लेकर के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कई चीज़ें, जैसे हमारा बी कीपिंग है, उसी तरीके से आपने दवा और सुगंधी वाले पौधों का अगर ज्ञान एक बार अर्जित कर लिया, प्रशिक्षण ले लिया और अच्छा बीज आपको उपलब्ध हो गया, बीज या पौधे, तो आप सफलतापूर्वक उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। और बहुत से तो दवा सुगंधी वाले पौधे काफ़ी हार्डी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा, जैसे एलोवेरा है, तुलसी का आपने कॉमन रूप से कई जगह देखा होगा, तो एक सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है, सदाबहार है। बिल्कुल, ये तमाम विकल्प हमारे सामने है, लेकिन कई धारणाएं भी साथ आती हैं। और साथ ही डॉक्टर बोला, कभी कभी किसानों को ये भी कह दिया जाता है कि अगर आपके खेत के निकट मोबाइल टावर लगा है तो वहां आप मधुमक्खी पालन नहीं कर सकते। क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी भविष्य में हम अनुसंधान के जरिए देखेंगे क्या ये टीवी टावर लगे हैं या इनका कोई मधुमक्खियों के ऊपर कोई असर पड़ता है क्या, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। तो भविष्य में इस प्रकार की भी जो अभी वर्तमान में जो अनुसंधान कार्य चल रहे हैं योजना के अंतर्गत, उसमें इसको भविष्य में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक देखिए, हम पूरी तरीके से मान सकते हैं, मधुमक्खी पालन की बात की जाए या बागवानी की, तो यहाँ पर सिर्फ लाभ आपको नजर आएगा और उस लाभ को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, अलग अलग योजनाएं चला रही है। उन्हीं के बारे में आज आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो जाना आज आपने बागवानी और मधुमक्खी पालन क्षेत्र के बारे में। अब चलिए जल्दी से हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको बता देते हैं। कल खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे टमाटर, मिर्च, बैंगन कैसे करें, इनकी खेती आप और किसानों को ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, मालामाल किसानों को कर सकते हैं। और बात होगी बेर की, कैसे आप इसकी उपज ले सकते हैं। जैसे आज भी हमारे विशेषज्ञ उन्होंने आपको जानकारी दी, लेकिन कल और विस्तार से आपको ये जानकारी मिल सकेगी। साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। बात अगर करें और दूसरे माध्यम की तो फेसबुक के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आप दूरदर्शन किसान के किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल के लिए आज हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।